लगातार जारी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अमेरिका ने ईरान के एक शहर पे हमला किया है, आवाज शहर पे, और वहां 4 लोगों को मार गिराया है। इसके बाद अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, और ईरान ने फिर हमला किया कुवैत में, जॉर्डन में, बहरीन में और इराक में, और वहां पर कई जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया है। तो इस दौरान ये खबरें जिस तरह की आ रही हैं उनको समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जंग कहाँ जा रही है। खबर इस दौरान ये भी आई है कि आईडीएफ यानी कि इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है और साथ साथ यूएस की जो मिलिट्री है, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री, और इजराइल की मिलिट्री, इन दोनों का मर्जर हो सकता है। ये अपने आप में बेहद खतरनाक खबर है कि इस पूरे खित्ते के लिए, यानी ईरान के लिए, सऊदी अरब के लिए या पूरे वेस्ट एशिया के लिए इसको किस तरह से देखा जाए। मर्जर का मतलब क्या होगा? ये क्या आईडीएफ को अब दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल मिलिट्री का सपोर्ट मिलेगा? तो ईरान का इसके बाद क्या होगा? इस सब के अलावा तीसरी महत्वपूर्ण चीज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते। जी हां, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लगातार बहस हो रही है। भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई खबर नहीं आती, लेकिन जो पूर्व राजदूत हैं या डिप्लोमेट्स हैं वो लिख रहे हैं कि हमें आतंकवाद पे चर्चा रखनी चाहिए, ना कि पानी पर होनी चाहिए चर्चा। लेकिन क्या इसके सबब एक तरह की जंग भी हो सकती है? इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण कई खबरें हैं जिनको लेकर इस वक्त मैं प्रवीण साहनी जी के सामने मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि ये जो एक तरह की फॉरएवर जंग है जो खत्म नहीं हो रही है, ये फरवरी के आखिर में शुरू हुई 28 फरवरी से, और अब देखिए जुलाई खत्म होने वाला है। इस जंग को आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है वो आईडीएफ के साथ मर्ज करेगी, इसको हम किस तरह से समझें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। ये दो अलग अलग खबरें हैं तो इनको अलग अलग समझ लेते हैं। जो आप कह रही हैं कि 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, तो वो जो जंग थी वो थी एयर वॉर, एयर कैंपेन थी अमेरिका की, जो तकरीबन 40 दिन चली। और 11 अप्रैल को हम वहाँ इस्लामाबाद मीटिंग हुई, वो तब तक वहाँ चली। खास बात इस जंग की क्या थी कि 28 अप्रैल को, सॉरी 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने अग्रेशन किया, लड़ाई करी ईरान के ऊपर। और 2 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद कर दिया। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है, जो लड़ाई अमेरिका की नहीं थी वो 2 मार्च के बाद अमेरिका की लड़ाई बन गई। वो क्यों बन गई? क्योंकि अब मुद्दा आता है पेट्रो डॉलर्स का। ये अब वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको। तो ये पहला फेज था 40 दिन का। उसके बाद हम जानते हैं जो वहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग हुई वो सिर्फ 21 घंटे की हुई। और उसके इमीडिएटली बाद जो है 13 अप्रैल को ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, क्योंकि एयर वॉर से कुछ हो नहीं रहा था, तो वहाँ नेवल ब्लॉकेड लगा के रख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये नेवल ब्लॉकेड से भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली हमने क्या देखा कि पाकिस्तान और कतर ने भी किया काम, पर पाकिस्तान वॉज द मेन मीडिएटर। तो दोनों साइड से बात कर रहे थे, बिकॉज दोनों साइड एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद फिर 17 जून को हमने देखा कि वो एमओयू साइन हो गया। तो एमओयू बहुत क्लियर है कि क्या उसमें क्या क्या होना है। एमओयू की एक खास बात बिल्कुल साफ लिखी गई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है उसकी सिक्योरिटी जो है वो ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अमेरिका की नहीं होगी। तो उसके बाद साइन किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद, पर उसमें अब फिर अमेरिका में क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि साहब आपने जो है बहुत ज़्यादा दे दिया ईरान को उस 14 पॉइंट्स के अंदर। तो वो देना था ही, क्योंकि जंग ईरान जीत चुका था। तो जो ईरान की शर्तें थी उन्होंने वो पूरी की पूरी रख दी। अब जो है वो 7-8 को फिर से साइन करने के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। तो अब सवाल उठता है कि अब लड़ाई किस बात की हो रही है? ये सबसे बड़ा इशू है। तो जहां तक देखिए, और आप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान जंग जीत चुका है, तो एक जीते हुए मुल्क को बार बार जंग में क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि देखिए जो एमओयू है वो इस बात का सबूत है कि ईरान जंग जीत चुका है। वो इस बात का सबूत है क्योंकि जो सारी शर्तें हैं ईरान की वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। दिक्कत क्या हो रही है? पेट्रो डॉलर्स की। अब पेट्रो डॉलर्स की ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक 1974 में एक अग्रीमेंट हुआ था जो कि अमेरिका ने किया था, पहले सऊदीज़ के साथ, फिर और जीसीसी कंट्रीज़ के साथ, फिर ओपेक के साथ।
वो सिंपल टर्म्स में ये था कि आप अपना जो तेल है, ऑयल, ये गैस है, उसको आप डॉलर्स में बेचिएगा और उसके इन रिटर्न ऑफ दैट हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये था। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको खोल ही नहीं पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को, तो फिर तो जिसी कंट्रीज हैं वो सोचने लगेंगे कि हम जो है सिक्योरिटी हमें मिल नहीं रही है, तो हम डॉलर में क्यों सामान बेचें, हम क्यों ना अपनी करेंसी में बेचें, जो कि ईरान चाहता है। तो इसलिए अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को फ्री करना बहुत ज़रूरी है, जो वो नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था, ईरान जंग जीत चुका है। तो अब दिक्कत क्या है कि अब ईरान ने ये कहा है कि देखिए, अगर आप हम पे अटैक करते हैं या पर्शियन गल्फ में जो हमारी साइड की जो ईरान के है उस पर आप अटैक करेंगे, तो हम टिट फॉर टैट करेंगे। आपकी जो बेसिस हैं जीसीसी कंट्रीज में, हम उन पे अटैक करेंगे, और वही हो रहा है। जैसे आप बता रही हैं, अटैक हुआ है बहरीन पे, अटैक हुआ है कतर पर। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जब वो जंग हुई थी, 40 दिन की एयर वॉर हुई थी, तो जो अमेरिका के रडार्स थे, और बहुत कीमती रडार्स थे, अलग अलग टाइप के सैटेलाइट कम्युनिकेशन थे, वो सब ईरान ने ख़त्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो उनकी फौजें हैं, बेसिस, जैसे आपने, मुझे याद है कई महीने पहले आपने बोला था कि यहाँ से इनके बेसिस हट जाएंगे, तो वो हट गए हैं। अब वो हट गए हैं। अब वहां से वो बेसिस निकाल के अब वो जॉर्डन में ला रहे हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं अब इसलिए जॉर्डन से हो रहे हैं, और इसलिए ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया, जहां अमेरिका का एक और फौजी मारा गया और 16 फौजी हो गए बिल्कुल, अब तक मारे। क्योंकि जो अब क्या हो रहा है कि जो कतर है, कतर में जैसे आप जानती हैं कि अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर्स है, फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है, और बहरीन में 5th फ्लीट जो है अमेरिका की वो वहाँ पर है। अब वहाँ पर उनके पास रडार्स नहीं है, तो वो देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से हमला हो कि रहा है, कहाँ से हो और रहा उसको है, रोक भी नहीं पा रहे हैं फिर इसलिए। हाँ, तो उनकी वो जो उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनकी बहुत कमी तो है। अगर मैं आपकी बात को आसानी से दर्शकों को समझाऊं कि इस जंग को जीतने के बाद अभी अमेरिका फिर भी हमले कर रहा है ईरान पर, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान के कब्जे से हॉर्मुज को आज़ाद कराया बिल्कुल। आप यकीन जानिए, जिस वक्त मैं ईरान के रास्ते में थी और मस्कत से जब ईरान सफ़र कर रही थी, तो उसी वक्त हमने वहीं गल्फ ऑफ ओमान में, हॉर्मुज है, रोंगटे खड़े हो गए, और सारे लोग उस वक्त उस एयरप्लेन में जाके खिड़कियों में देखने लगे कि देखें तो आखिर कि वो हॉर्मुज क्या चीज़ है। तो आप सोचिए, उसी खित्ते के ज़्यादातर वो लोग थे और वो देखना चाहते थे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया में ये लड़ाई फैल गई है। तो मैं आपकी बात यहाँ तक तो समझ गई हूँ कि ये जंग हो रही है, हॉर्मुज को आज़ाद कराना चाहता है, ठीक है। अब अगली बात मुझे ये बताइए कि अभी तक तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से तमाम तरह के बयान आ रहे थे कि अब अकेला साथी बचा है यूएस इजराइल का, इजराइल सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय, अनपॉपुलर हो चुका है। अब अचानक तो ये तो अनपॉपुलर हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा गाली गलौज की भाषा में नेतन्याहू और इजराइल के लिए बातचीत कर रहे थे, और अब यहाँ मर्ज हो रहा है आईडीएफ का और यूएस मिलिट्री का। हाँ, तो अभी क्या हुआ है कि जो इनका हर साल पेंटागन का बजट होता है, जिसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, उसके तहत जो पीट हेग्सेथ हैं, जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के, तो उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं, जहां उन्होंने इस साल के लिए बजट काफ़ी मांगा है, $1.15 ट्रिलियन मांगा है। और उसके साथ साथ उसमें एक क्लॉज भी है कि जो अमेरिका की जो आईडीएफ है, जो इजरायली फोर्सेस हैं, वो अमेरिकन मिलिट्री के साथ पूरी तालमेल करके मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल टर्म्स के अंदर कि जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट एशिया के लिए, वो कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके इशारे पे चलती है। अब अगर ये हो जाता है, जो कि हाउस में पास हो चुका है, अब ये जाएगा सेनेट में, वहाँ पर अब इसका क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, वो हमें देखना है। पर नतीजा के अलावा ये बात एक साबित हो जाती है कि आज इतनी पकड़ है इजराइल लॉबी की अमेरिका के अंदर कि ये बात यहाँ तक पहुँच गई। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। डोनाल्ड ट्रंप यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा मजबूत है इजरायली लॉबी इन अमेरिका। कहने का मतलब ये है, इसका जो इसका मतलब है वो ये है कि जो सेंट्रल कमांड है और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे।
वाह। और ना कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के अंडर इन वेस्ट एशिया। यूएस अगर ये हो जाता है यूएस तो मिलिट्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेगी। जी हाँ, क्योंकि वो दोनों का मर्जर हो गया है। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनका मर्जर हो जाएगा। दैट मीन्स द कमांडर इन चीफ फॉर वेस्ट एशिया, इफ दिस हैपेंस, अभी हुआ नहीं है, इट विल बी द इजरायली प्राइम अगर मिनिस्टर। सेनेट भी क्लियर कर देता है जी हाँ, अगर वो हो जाता तो है। फिर अभी इसका मतलब क्या मैं बताऊं, जो 51st कंट्री की बात जो करते रहते हैं, स्टेट की बात जो करते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को बना लेंगे, किसी और को बना लेंगे, तो क्या इजराइल इनका 51वां राज्य बन जाएगा? नहीं नहीं, देखिए वो एक अलग कहानी है। मेन बात क्या है कि तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप वेस्ट एशिया छोड़ ही नहीं सकते। ओह। लड़ाई हारने के बाद भी, जैसे मैं आपसे बता रहा था, मसला पेट्रो डॉलर्स का है। ओह, तो उनको और इजराइल चाहिए। देखिए, पेट्रो डॉलर्स का सीधे मतलब ये होता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं दुनिया की जिनको वहाँ से तेल चाहिए था वेस्ट एशिया से, क्योंकि 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस एंड अदर थिंग्स आल्सो, पेट्रोकेमिकल्स, बिल्कुल। डेरिवेटिव्स जो फर्टिलाइजर में काम होते हैं, वो सब स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जाते हैं। तो वो सब कंट्रीज जो थी वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदती थी। तो वो डेट जो था, अमेरिका अपना डेट उनको सेल कर देता था बिकॉज ऑफ द पेट्रो डॉलर डील जो हो रखी थी। आज उनका डेट बहुत बढ़ चुका है, $39 ट्रिलियन का डेट है। जीडीपी सिर्फ $32 ट्रिलियन की है, जो कि डेट से कम है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जो है, अब खतरा ये आ गया है कि जो पूरा एम्पायर है अमेरिका का, जो दो बड़ी बड़ी पिलर्स पे खड़ा है। पहला पिलर है दैट US dollar should be the reserve currency of the world, and the second pillar is America should be able to fund its military bases across the globe. उन दोनों पे शक आ गया है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलना जरूरी है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। तो अब क्या है कि जहां तक इजराइल लॉबी का ताल्लुक है, इजराइल लॉबी का आज इतना ज्यादा दबाव है वॉशिंगटन के अंदर, उनकी यूएस कांग्रेस में, कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसको क्लियर कर दिया है कि हाँ, दोनों का मर्जर होना चाहिए फॉर वेस्ट एशिया। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और ईरान को इस तरह से, इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, ईरान का जहां तक ताल्लुक है, ईरान बहुत क्लियर है। जैसे मैंने आपसे बताया है कि इराक जो है, कतर है, और जो बहरीन है, अभी कुवैत है, ये सारे जो जीसीसी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्री से अगर यूएस बेसेस हट जाती हैं, जो लग रहा है हो रही हैं, जो कि आर्टिकल 4 भी है एमओयू का। अगर आप आर्टिकल 4 देखिए एमओयू का, तो वो साफ कहता है कि द अमेरिकन शुड रिमूव देयर फोर्सेस जो ईरान की प्रॉक्सिमिटी से, मतलब नज़दीक ईरान के, 30 डेज आफ्टर द फाइनल डील, मतलब 90 दिन में साइनिंग के बाद हो जाना चाहिए। उसका क्या मतलब होता है, अगर ये हो जाता है तो फिर वो जीसीसी कंट्री सोचने लगेंगी कि देखिए, ना तो अमेरिकन हमें सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल पा रहे हैं, तो हम क्यों पेट्रो डॉलर्स में कर रहे हैं अपना जो डीलिंग्स है तो विद द सारी वर्ल्ड। जो ताकत है अमेरिका की, इकोनॉमिक पावर, तो हम लोकल करेंसी में क्यों ना करें? इसका मतलब ईरान जो चाहता है रीजनल ऑर्डर, रीजनल फ्रेमवर्क, वो रियलिटी बन जाएगा। और फ्रेमवर्क से मुझे याद आया कि हम यहाँ जिक्र पाकिस्तान का भी करेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी का भी हम जिक्र करेंगे। और बात ये हो रही थी कि बातचीत होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी इसी तरह से अटकी रही, अलग अलग तरह से मैं देख रही हूँ लेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले कि इंडस वाटर ट्रीटी पर आऊँ और ये आपको, दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या इसी दौरान कोई बातचीत की गुंजाइश बनती है, जबकि दोनों के बीच इस तरह का बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ता भी बना हुआ है। आपने एक वीडियो बनाया है कि इस सब के दौरान, जब हम डोनाल्ड ट्रंप के जिक्र कर रहे हैं, इजराइल की हम बात कर रहे हैं, ईरान की, कि पाकिस्तान जो है वो सुटेबल एंकर है फॉर इस्लामिक फ्रेमवर्क। तो क्या इस्लामिक नेशंस की आप बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान के बारे में तो पिछले दिनों खबरें ये छप रही थी कि वो इतने क्राइसिस में है कि बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इधर जब हुतीज ने हमला किया सऊदी अरब के ऊपर, और अगर सऊदी अरब वापस हमला करता है ईरान के ऊपर, और ईरान यानी हुतीज का हमला माना जाएगा कि ईरान का हमला हो रहा है सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान तो इतने क्राइसिस के सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो जो तराजू लेके बैठा है वो अक्सर ही हिला जा रहा है। तो वो ऐसे में कहाँ लीडर बन जाएगा? आप कह रहे हैं कौन से फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूं आपसे बहुत सीधी कि जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है
इस्लामिक फ्रेमवर्क का। पहले तो इसका मतलब क्या है, इस्लामिक फ्रेमवर्क का मतलब ही क्या है, ये देखिए। जब अमेरिकन फोर्सेस जीसीसी कंट्रीज से हट जाती हैं, उनकी बेसेस हट जाती हैं, और वहाँ की जो जीसीसी कंट्रीज हैं लोकल ट्रेड करना शुरू कर दें विद लोकल करेंसी, ट्रेड अगर शुरू करें या युआन में करें, अगर वो ट्रेड कर लें, और उसके बाद जो लोकल मसले हैं वो लोकल तरीके से हल करे जाए, ना कि बाय द हेल्प ऑफ आउटसाइड पास, तो उसको हम बोलते हैं रीजनल फ्रेमवर्क, जिसकी अब्बास अरागची ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये रीजनल फ्रेमवर्क में क्या होगा, अगर वहाँ से सिक्योरिटी हट जाती है, जैसे आप जानती हैं कि सऊदीज ने एक डिफेंस एग्रीमेंट करा पाकिस्तान के साथ, कतर भी बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की, आज कुवैत भी वही बात कर रहा है वैसी एग्रीमेंट की। तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो रिप्लेस कर सकता है सिक्योरिटी को फॉर द जीसीसी कंट्रीज वंस द अमेरिकन बेसेस हट जाती है। वो क्यों? वो देखिए सुनिए, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ओआईसी की 57 कंट्रीज हैं, उनके वेस्ट एशिया में जो ओआईसी की कंट्रीज हैं सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ है, जहाँ तक वेस्ट का ताल्लुक है, जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अमेरिका का ताल्लुक है, दे आर क्रेडिबल, वो बहुत अच्छी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, अच्छा एक बात आपको मैं और बताऊं, 17 जून को जब ये एमओयू साइन हुआ है, कई लोगों का इसका इल्म नहीं है कि 17th ऑफ जून द एमओयू वाज साइन। 23 जून को जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, ही मेड अ विजिट टू इस्लामाबाद। वहां पे उन्होंने कई बातें करी, बताया गया। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई होगी कि देखिए अब जो है एमओयू साइन हो गया है, ये फाइनल डील में तब्दील होगा तो एक रीजनल फ्रेमवर्क बनेगा, उसके लिए हमें एक एंकर चाहिए। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसीलिए 14 और 15 जुलाई को, जब 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, 14 और 15 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही पेड अ विजिट टू टर्की। हाँ, वो भी हमें मालूम है, रिपोर्ट किया था वहां पर टर्की प्रेसिडेंट खुद उनको रिसीव भी किया। सो दे हैव डिस्कस्ड वेरियस, बिकॉज़ दे हैव। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप जो जिस तरह से ये पूरा नक्शा आप खींच रहे हैं, अगर पाकिस्तान वाकई इतना अहम मुल्क है तो इस सबको वो अपनी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अभी भी देखिए आप, इस पूरे जंग के दौरान भी यूएई ने इस बात को लेकर धमकी दे दी कि हम पैसे आपसे वापस ले लेंगे जो हमने आपको लोन दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी सारा का सारा कर्ज को लेकर ही पूरा ये मामला है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो सऊदी की जो आर्मी है उसको ट्रेन भी करता है। इनके बीच डील भी इस तरह की हुई कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरे पे हमला माना जाएगा, जिसको काफी मजबूत डील माना गया। और इसीलिए तो इतना परेशान है पाकिस्तान के, इधर तो उसको सऊदी अरब को संभालना है जिससे उसको पैसा मिलता है और जिसके साथ उसकी डील हुई है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी इधर ईरान को संभाले तो सऊदी परेशान, सऊदी को संभाले तो इधर अमेरिका परेशान। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपकी बात को मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूं क्या है। देखिए पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। आपको पैसे मिलेंगे पर वो जो आप अपना गवर्नेंस अगर ठीक करेंगे तो आप बहुत बड़े कामयाब मुल्क बन सकते हैं। तो सरकार को कह रहे हैं आप, मिलिट्री को कह रहे हैं, गवर्नेंस क्या मतलब? मैं प्रधानमंत्री को, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बोल रहा हूं। जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, ही इज डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब। You see the foreign policy, security policy, geopolitics of Pakistan is run by the Pakistan Army Chief. बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ।
बट गवर्नेंस शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेकिन वहां तो पाकिस्तान। पत्ता नहीं हिलता, वहां मिलिट्री के कहे बगैर, ना आईएसआई के ना बगैर ना, तो तो पत्ता फिर नहीं हिलता वहां। ये तो उनका मसला है ना, वो उनको ठीक करने दीजिए आप, अगर वो नहीं कर तो आप ये पाएंगे। कह रहे हैं कि उसके पास बड़ी ही सोने की मुर्गी है वो, हाँ, कि उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन उसको हाँ, कैश नहीं करा पा रहा है। वो उनकी प्रॉब्लम है, दैट्स इट, दैट डोमेस्टिक मैटर। गवर्नेंस में क्या दिखते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है, पर इसीलिए हल वहां तो इतनी हल गरीबी है कि हर चीज के लिए वहां राइट हो जाते हैं, आटे को तो लेकर, अंडे को देखिए लेकर। वो उनकी गवर्नेंस का इशू है, दे हैव टू रिजॉल्व। अगर वो कर लेंगे तो वो एक काफी अच्छी, देखिए आज उनकी जो, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ, देखिए अभी हाँ, अभी ताज़ा ताज़ा ईरान से लौटी हूँ, और ईरान ने जो प्रोग्रेस की है, मतलब जिससे मैं कहती हूँ कि अगर आप बुराई भी करना चाहें उस देश की तो नहीं कर पाएंगे। उनका आप ये देखिए कि पूरा ट्रेन नेटवर्क उन्होंने जो तैयार किया है, साइंटिस्टों की फौज खड़ी कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, ऐसे ऐसे पुल बना रहे हैं, वहाँ की औरतें बना रही हैं पुल। लेकिन यही अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो हमारे पास रेलवे है वो उनके पास भी थी, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया। अंग्रेजों ने जो देखिए रेल बनाई उसको भी तबाह कर दिया मैं उन्होंने। वही आपसे कह रहा हूं, अभी जैसे सी पैक उनके पास आया था, हम्म। आज वो बात कर रहे हैं सी पैक 2 की बात हो रही है। तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो सी पैक 1 था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, फॉर वेरियस रीजन वो कहीं पे कमी पेशी रह गई। ये सब गवर्नेंस की बातें तो हैं। होगा डेवलपमेंट वहां पे। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, आप देखिए ईरान से तो कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, हम्म। क्योंकि ईरान एक अलग टाइप का मुल्क है, जिसकी आपको शायद आपके दर्शकों को मालूम नहीं होगा, उनकी जीडीपी सिर्फ 300 बिलियन है। वो लड़ाई कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी 32 ट्रिलियन है। वाह। ये आप समझने की कोशिश करिए। वाह। वहां पर सब पढ़े लिखे लोग हैं ईरान में। ईरान से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो कम नहीं हुई हैं, वो बड़ी हैं। इस जंग में और बढ़ी हैं उसके जी पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान, जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में, ऑल बिकॉज ऑफ दी GHQ। लेकिन उनके सिटीजन्स को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो दैट इज द गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसके ऊपर GHQ। GHQ का देखिए, GHQ का क्या रोल है गवर्नेंस में, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। GHQ का मैं एक आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में दे हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब एंड दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। अभी एक और खबर छपी है एएनआई में, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं बातचीत करूं, एएनआई ने खबर छापी है और अहम खबर है ये, क्योंकि पाकिस्तान को यही माना जा रहा है कि हर जगह तराजू बन के घूम रहा है कि इधर भी इसको संभालना है, उधर भी उसको संभालना है, कि सऊदी अरब ईरान के बीच इन्होंने एक डील कराई, और ये बताया जा रहा है कई महीने पुरानी बात है ये, अभी इसको ये लीक हुई है खबर, जिसमें बाकायदा वहां के दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक प्राइवेट ऑयल डील को ईरान में, जो डिप्लोमेट्स के बीच डील थी, उसको इस्तेमाल किया सऊदी अरब को बचाने के लिए ईरान के अटैक से। एएनआई ने अभी ये खबर छापी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो खबरें छपती हैं, मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ फैक्ट्स पर, आई डोंट गो बाय देयर रिपोर्ट्स। मैं ज़्यादा इनको अहमियत देता नहीं हूँ, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज जो है पाकिस्तान जो पब्लिकली कह रहा है वो एक बात है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान को भी देखिए, MOU जो है, MOU को उन्होंने नाम ही दिया है इस्लामाबाद MOU। वो इस्लामाबाद की ख्वाहिश से हुआ है, क्योंकि वो उनके यहाँ हो रहा था। ईरान देखिए, वो डेस्टिनेशन था तो इसलिए इस्लामाबाद बन गया। नहीं, ईरान वो मुल्क नहीं है। ईरान जो है इमोटिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएगा। नहीं, उन्होंने फिर जो डेलीगेशन गया, जो फ्यूनरल में अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में जो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया, उसको भी अलग ही इज्जत दी। तो और इतना हाई पावर डेलीगेशन के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पहुंच गए थे। वही तो आपसे कह रहा हूं ना। अभी एक और खबर आई थी कि उनके जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो भी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में थे।
तो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो वो बॉर्डर की भी बात हुई लेकिन होगी। इस सब के अलावा इन्हें जरूरत भी है, जैसे ईरान जो है बिजली भेजता है पाकिस्तान को, हाँ, ये उनकी बराबर डील है, क्योंकि तो देखिए पाकिस्तान, आप जो बातें कह रहे हैं सही हो सकती हैं हाँ और हाँ सही होंगी जब आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनका इकोनॉमिक ढांचा देखें आप, तो वाकई पाकिस्तानी अवाम के साथ भी कितना बड़ा जुल्म है ये कि उनकी हुकूमत इकोनॉमिकली पूरे तरीके से ढांचा चरमरा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप सोचिए इकोनॉमिक राइट्स हो रहे हैं, ज्यादातर आबादी दूसरे मुल्कों में जाके काम करती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, चलिए खैर इस सब्जेक्ट नहीं, हमारी गवर्नेंस का अपनी है। समस्याएं हैं अभी ये जो हमारी, हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है, व्हाट इज दिस अबाउट? लेकिन ये भी तो एक अच्छी ये बात भी है तो लोकतंत्र, जॉब्स हैं, लेकिन ये है। लेकिन ये अच्छी बात है लोकतंत्र चलिए के लिए। देखिए, ये बातों पे मैं गवर्नेंस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इसमें मुझे समझ है, पर ऐसी कोई डीप एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं इस पे कमेंट जी हाँ, करूँ। अब मुझसे मुझे पूछ लेने दीजिए आप, इस सब के दौरान जो हमारी विदेश नीति है खासकर, अब मोदी जी तो बहुत बिजी हो गए हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी को संभालने में, कि भाई ये सड़कों पे आके पूरा सैलाब लाए हुए हैं, तो ऐसे में कहाँ उन्हें वक्त मिलेगा कि वो कहीं दूसरे देश भी उनको जाना होगा। मैं तो सोच रही हूँ कि इस दौरान उनके कैलेंडर में जितनी विदेश यात्राएं भी लिखी होंगी वो सब रद्द कर रहे होंगे वो एक एक करके, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल है देश से बाहर भी जाना। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है, और क्या भारत जायज़ तरीके से, चूंकि पाकिस्तान, भारत ये कहता है कि आतंकवाद भेजता है, स्पॉन्सर है टेररिज्म का भारत में, पहलगाम हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, पूरा इतिहास रहा है पिछले 60-70 सालों का, तो आपको क्या लगता है कि भारत जायज़ तरीके से इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाले हुए है, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है इससे? देखिए, जो नदियां होती हैं वो सिविलाइजेशन के साथ चलती हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका नदियों का उसमें कोई रोल नहीं था। हमने जंगें लड़ी, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई भी दोनों साइड ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद हम दोनों समझ रहे थे कि हम एक ही सिविलाइजेशन है। हिंदुस्तान एक वो सिविलाइजेशन है जो एक नहीं है, वो एक रेनबो है सिविलाइजेशंस का। यहाँ पर वैदिक पीरियड है, हिंदू किंगडम्स रही हैं, मुगल एम्पायर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर रहा है, सब रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज। अब अगर आप उसमें से 200-250 साल का इतिहास हटा दे तो उसमें दिक्कत है ना, बिकॉज है तो वो आपका कल्चर ही। अब आप रिवर्स में तो वो नहीं हटा सकते ना, पानी तो वहीं बहेगा। तो कहने का मतलब ये है, द वेरी फैक्ट कि आज ये नौबत आ गई है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, उनको पानी का जो डेटा है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधी सी जाहिर बात है हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कहाँ मान रहे हैं। आप ये भी तो बात देखिए ना, क्योंकि सिंदूर के वक्त में भी तो यही बात हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो ये किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की पहले नहीं किया है, और हमने बहुत जंगें लड़ी हैं जाहिर, क्योंकि ये तो देखिए, ये ट्रीटी 1960 में बनी थी और ये बात क्लियर हो गई थी कि ये रिवर्स तो सिविलाइजेशन के साथ चलती है। और मेरे हिसाब से आज जो है दुनिया में टेररिज्म, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, टेररिज्म कोई इशू नहीं है। हम जाके बोलते रहते हैं, कितने लोग मानते हैं हमारी बात मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एविडेंस ये है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो नलीफाई हो गया। अगर सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि टेररिज्म से जो बड़ा इशू आज बन गया है वो पानी का है। पानी का इसलिए है कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों के अंदर जो है मौसम बदल रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम पर डेटा शेयर करना, इस टाइम पे बताना कि हम जो अपनी नदी है उसके ऊपर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या होगा, ये सब शेयर करना हमारे लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम एक ही सिविलाइजेशन के हैं। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन नहीं, मेरी बात ही खत्म नहीं हुई। आपने ये बहुत अहम बात शुरू करी है जिसको पूरा खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, वहाँ भी जैसे आप बोल रही हैं गुर्बत है, एग्रीकल्चर वहाँ बहुत है, उनको जो अगर उनको आप नहीं देंगी टाइम के ऊपर तो उनके एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है, पर चीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। उनकी भी एक नदी है जो उनका ब्रह्मपुत्र है, पर इंडस जो है आती सब वहीं से ही है।
आती वहीं से है, पर ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों मुल्क, हमने तय किया था 1988 में, एक अग्रीमेंट करा था हमने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने, कि हम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट को 1 जनवरी हर साल एक्सचेंज करेंगे, और वो हमने फिर उसको रेटिफाई किया। देखिए, वो रेटिफाई करने के बाद ये हुआ, और उसके बाद हर साल जो है हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो आप न्यूक्लियर की तरह इस बात को मानिएगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर सिविलाइजेशन को तबाही दे सकता है, ह्यूमैनिटी को, वैसे ही पानी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। और अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है, तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को यानी समझिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है, हाँ, मैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। जब टेररिज्म पे जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय चीन डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, मदद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये एक इशू है जो मुझे रात को बहुत चिंता कर, आई गेट वरिड, बिकॉज आई नो कैट वाटर वॉर्स कैन टर्न इनटू अ हॉट वॉर, और उस वॉर के अंदर चाइना विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि वजूद का सवाल है, पानी तो वजूद है। अरे साहब, पानी की बात है। चाइनीज जो हैं, उनके जो विक्टर गांव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो ईरान लड़ाई में भी बोल रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, हम ऊपर